नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बसपा सुप्रीमो मायावती के बीच अब जुबानी जंग शुरू हो गई है। शनिवार को राहुल गांधी ने मायावती को लेकर कहा था कि उन्होंने यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ा ही नहीं और न ही दलितों की लड़ाई लड़ी है। इस पर बसपा सुप्रीमो ने कांग्रेस नेता पर जमकर पलटवार किया। मायावती ने कहा रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कांग्रेस पार्टी शुरू से ही घिनौने हथकंडे अपना रही है। आपको बता दें कि वायनाड सांसद राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर कई सवालिया निशान खड़े किए थे, जिसके बाद अब मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते नजर आए कि राहुल गांधी के बयान में जातिवादी मानसिकता है। कांग्रेस ने दलितों के लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दलितों के लिए कभी कुछ भी नहीं किया है। मायावती ने कहा कि कांग्रेस को दूसरी पार्टियों की चिंता करने के बजाय अपनी चिंता करनी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस नेता पर हमला करते हुए ये तक कह दिया कि कांग्रेस का हाल अभी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसा है। कल कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी ने हमारी पार्टी व खासकर पार्टी की मुखिया को लेकर जो कुछ टीका टिप्पणी की है, तो उससे इस पार्टी की विशेषकर दलितों व अन्य उपेक्षित वर्गों के साथ साथ बीएसपी के प्रति भी हीन व जातिवादी मानसिकता तथा द्वेष की भावना भी साफ झलकती है। जबकि इन वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए बीएसपी पूरी जी जान से लगी है और जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने अपने लंबे अरसे के रहे शासनकाल में इनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए जमीनी हकीकत में कुछ भी ठोस कदम नहीं उठाए। कमजोर व खत्म करने के लिए शुरू से ही कांग्रेस पार्टी हर घिनौने हथकंडे इस्तेमाल कर रही है और अब तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह ही इस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अपने बिखरे हुए घर को तो संभाल नहीं पा रहे हैं, बल्कि हमारी पार्टी बीएसपी की कार्यशैली पर जबरदस्ती की उंगली उठा रहे हैं, जिससे बीएसपी के प्रति इनकी जबरदस्त बौखलाहट व नफरत आदि भी साफ नजर आती है। इतना ही नहीं, बल्कि इससे पहले इनके पिता स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने भी बीएसपी को बदनाम व कमजोर करने के लिए मान्यवर श्री काशीराम जी को सीआईए का एजेंट तक भी बता दिया और अब इन्हीं के ही पचिनों पर चलकर इनका बेटा श्री राहुल गांधी भी बीएसपी व इस पार्टी की मुखिया पर आए दिन बीजेपी के साथ मिलने का ये कहकर गलत आरोप लगाते रहते हैं कि बीएसपी की मुखिया बीजेपी की सीबीआई, ईडी व इनकम टैक्स आदि से डरती है, इसलिए वह बीजेपी के खिलाफ काफी नरम रुख रखती है, जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। जबकि इनको ये मालूम होना चाहिए कि इन सब से जुड़े मामले हमने केंद्र में रही किसी भी पार्टी की सरकार की मदद से नहीं, बल्कि सभी सरकारों के खिलाफ जाकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में जीते हैं। इसके साथ ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी का कल सार्वजनिक तौर पर ये कहना कि कांग्रेस द्वारा यूपी विधानसभा चुनाव में बीएसपी के साथ गठबंधन करने व मुझे सीएम बनाने के ऑफर पर मैंने ना कोई जवाब दिया तथा इस बारे में उन्होंने बात तक भी नहीं की है, ऐसा उनका कहना है। ये बात पूर्णतः गलत है, तथ्यहीन है, अर्थात इसमें रत्ती भर भी कोई सच्चाई नहीं है। तो
तो चलिए अब आपको सुनाते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी और मायावती के बीच जुबानी जंग चल रही है। कल राहुल गांधी ने जिस तरीके से आरोप लगाए, उस पर आज जो प्रत्यारोप किए गए हैं, वही तमाम चीजें आपको सुनाते हैं। हमने मायावती जी को मैसेज दिया, अलायंस करिए, चीफ मिनिस्टर बनिए। बात तक नहीं की, बात तक नहीं की। जिन लोगों ने, कांशीराम जी ने, रिस्पेक्ट करता हूं मैं, खून पसीना देके दलित आवाज जो थी उत्तर प्रदेश की, उसको जगाया। कांग्रेस नुकसान हुआ, वो अलग बात है, मगर उस आवाज को जगाया। आज मायावती जी कहती हैं कि मैं उस आवाज के लिए लड़ूंगी नहीं। खत्म करने के लिए शुरू से ही कांग्रेस पार्टी हर घिनौने हथकंडे इस्तेमाल कर रही है और अब तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह ही इस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अपने बिखरे हुए घर को तो संभाल नहीं पा रहे हैं, बल्कि हमारी पार्टी बीएसपी की कार्यशैली पर जबरदस्ती की उंगली उठा रहे हैं। तो राहुल गांधी और मायावती के बीच जुबानी जंग लगातार जारी है। आपको बता दें, कल ही राहुल गांधी ने मायावती को लेकर तमाम बातें कही थी। राहुल गांधी ने कहा था कि हमने मायावती को अलायंस करने के लिए कहा था, गठबंधन के लिए कहा था, लेकिन उस पर मायावती ने कोई जवाब नहीं दिया। ये बात जो है वो राहुल गांधी ने की। इसी के साथ उन्होंने कहा कि दलितों के मसीहा कांशीराम जो थे, उन्होंने दलितों को उठाने की भरपूर कोशिश की है, लेकिन अब उन्हीं के जो वंशज हैं, मायावती जो है, वो उस पार्टी को आगे नहीं बढ़ा पा रही है और ना ही दलितों के लिए वो चुनाव लड़ रही है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि मायावती को सीबीआई, ईडी और पेगासस का डर है, इसीलिए वो बीजेपी से ऊपर नहीं आना चाहती है। ये तमाम बातें राहुल गांधी ने कल कही थी और इसी के साथ उन्होंने कहा था कि हमने जब गठबंधन की बात कही थी बीएसपी से चुनावों में, उस समय बीएसपी ने जवाब तक नहीं दिया था, लेकिन अब इन तमाम आरोपों पर खुद मायावती का बयान सामने आया है। सुबह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि कांग्रेस दूसरों के घर में झांकने से पहले अपना घर संभाल ले तो ज्यादा बेहतर होगा। इसी के साथ उन्होंने ये तमाम चीजें जो है उस पर साफ एक बात कही कि कांग्रेस के हालात फिलहाल खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसे हो गए हैं। अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत तक मायावती ने राहुल गांधी को दी थी और इसी को लेकर अब अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। चलिए, तो राहुल गांधी और बसपा सुप्रीमो मायावती के बीच जो जुबानी जंग है, उसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। आदित्य त्रिपाठी जी, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं। इंदुकान दीक्षित जी, वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं और प्रोफेसर रविकांत, दलित चिंतक के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है सर एनबी न्यूज पर। सबसे पहले मैं रविकांत जी आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि इस समय जो विवाद चल रहा है राहुल गांधी और मायावती के बीच में, वो एक जो वर्ग है दलितों को लेकर चल रहा है। कांग्रेस कहती है कि हमने उनके लिए काम किया और मायावती ने उनके लिए कुछ भी नहीं किया। अब आज मायावती ने ये तमाम बातें साफ की और कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में दलितों को उठाने की कोशिश भी नहीं की। आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, अभी ये उत्तर प्रदेश के चुनाव के परिणाम के बाद की ये जुबानी जंग है, जिसमें नतीजे जो है कि कांग्रेस पार्टी के पास 2 सीटें हैं और बीएसपी को 1 सीट मिली। और इसमें भी आप देखें तो ज्यादातर ये तीनों सीटें अपने अपने हैसियत से मिली हुई है। इसमें कांग्रेस पार्टी और बीएसपी की अपनी भूमिका कम है। उसके वजह भी है कि चूंकि ये चुनाव 2 ध्रुवीय हो गया था और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति कामयाब हुई, लेकिन अब चूंकि मायावती की राजनीति ढलान पर है, बल्कि खत्म होने पर है, तो ऐसे में दलित वोट बैंक को जो उत्तर प्रदेश में 21.5% के करीब है, अगर उसमें SC ST दोनों जोड़ लें,
तो उस वोट बैंक की मारामारी है कि वो भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में खींचेगी, सपा भी कोशिश कर रही है, बीएसपी का तो अपना वो कोर वोटर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास भी परंपरागत रूप से वो वोट बैंक रहा है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने एक समय तक दलितों के सशक्तिकरण के लिए, दलितों के उत्थान के लिए, अगर हम सशक्तिकरण शब्द का प्रयोग ना करें तो उत्थान के लिए निश्चित रूप से बहुत काम किए हैं। हालांकि वो अपर्याप्त है और दलितों के उत्थान के लिए बहुत ईमानदारी से कांग्रेस के रिजिम में प्रयास नहीं हुए, और यही कारण है कि कांशीराम साहब का मूवमेंट खड़ा होता है और दलितों की एक पार्टी उभर करके आती है, और उसके समय पर दलितों का सशक्तिकरण हुआ, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन मायावती ने 2012 के बाद, खास करके 7 से 12 में उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को थोड़ा सा बदला था, जब वो बहुजन से सर्वजन की राजनीति पर आई थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने वामसे को खत्म कर दिया, उन्होंने कैडराइजेशन बंद कर दिया, आइडियोलॉजी पर काम करना उन्होंने बंद कर दिया, और उसका परिणाम ये हुआ कि 12 के बाद कोई भी चुनाव बीएसपी नहीं जीत पाई है, या उसका प्रदर्शन भी अच्छा नहीं रहा है। और इस चुनाव में तो जहां उन्होंने एक बेहतरीन रणनीति बनाने की कोशिश की थी, हालांकि अब मुझे उस पर शक होता है, और शक इसलिए होता है कि मायावती ने चुनाव वाकई नहीं लड़ा। अगर उन्होंने चुनाव लड़ा होता तो निश्चित रूप से परिणाम कुछ और होते। 13% वोट 93 के बाद सबसे कम उनको वोट मिला है इस बार, और इस बार जाटव वोट भी बीजेपी की तरफ चला गया, जो बहुत कैडराइज्ड वोट माना जाता है। मायावती की एक अपील पर वो खाली पेट जाकर के वोट करता है पहले, वो वोट भी अगर बीजेपी के पाले में चला गया है तो निश्चित रूप से यह बीएसपी के लिए चिंताजनक स्थिति है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब मायावती कुछ ऐसा प्रयास कर रही है, क्योंकि उन्होंने बागडोर इस समय अपने भतीजे को सौंप दी है, और ये वो पार्टी है कि जिसमें जो कैडर बेस्ड पार्टी हुआ करती थी, अब वही आरोप जो दूसरी पार्टियों पर लगते रहे हैं परिवारवाद के, वो आरोप अब इस समय बीएसपी पर भी लग रहे हैं, और अभी भी कोई प्रयास उसमें दिख नहीं रहा है कि पार्टी फिर से अपने को खड़ा करने के लिए कोई काम कर रही है। और इसके अलावा आप देखिएगा, पिछले का 3-4 महीने को देखें तो बीएसपी ने आइडियोलॉजिकली अपने आप को एकदम से बदल ली। वो पार्टी जो बाबा साहब अम्बेडकर के मूल्यों और सिद्धांतों पर चलती थी, उसमें अयोध्या का अगर आपको बौद्धिक सम्मेलन याद हो तो सतीश मिश्रा की अगुवाई में वहां जय भीम की जगह जय श्री राम के नारे लग रहे थे, नीले तिलक की जगह लाल तिलक लग रहा था। तो उन्होंने एक तरह से अपनी आइडियोलॉजी को सिर के बल खड़ा कर दिया है। अब मुझे लगता है कि जो दलित उत्तर प्रदेश का है वो बीएसपी से निराश हो चुका है और दूसरे राह की तलाश कर रहा है। ऐसे में नरेंद्र मोदी की जो लोक लुभानवादी नीतियां हैं और जो उनका टोकनिज्म है, जिसमें वो अभी 14 अप्रैल को बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं, हालांकि वो बात अलग है कि जो लोक कल्याणकारी योजनाओं का जो बजट था वो केवल विज्ञापन पर खर्च हो रहा है। जो दलित नौजवान हैं विश्वविद्यालय में जो पढ़ रहे हैं, उनकी फीस, उनके वजीफे काट लिए गए हैं, उनकी नौकरियां कम कर दी गई हैं, सरकारी नौकरियां बची नहीं है, रिजर्वेशन को लगातार डाइल्यूट किया जा रहा है। तो ऐसे में जो बौद्धिक तबका है दलितों का, और मैं श्रेय दूंगा कांग्रेस पार्टी को कि जिसके अपने प्रयत्नों और नीतियों के चलते वो दलित इतना सशक्त होकर के आज सामने आया है, और उसमें जो स्वाभिमान और सम्मान आया है वो कांशीराम साहब के मूवमेंट के चलते आया है। तो आज जो दलितों का मिडिल क्लास उभरा है वो मिडिल क्लास एक नए रास्ते की तलाश कर रहा है। हो सकता है कि अगर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ईमानदारी से सामाजिक न्याय पर काम करे, और सामाजिक न्याय का मतलब सिर्फ आरक्षण नहीं है, सामाजिक न्याय का मतलब है जो ग्रेनवेल ऑस्टिन ने अपनी किताब में लिखा है, और नेहरू के समय पर वो आए थे और उन्होंने भारतीय संविधान का विश्लेषण किया है, और वो ये कहते हैं कि भारत के संविधान का जो की पॉइंट है वो सामाजिक न्याय है, जिसमें धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और जो हाशिए के तबके हैं उनके उत्थान के पूरे सूत्र मौजूद हैं। तो अगर ईमानदारी से अगर राहुल गांधी दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़ी जातियों और महिलाओं के उत्थान के लिए काम करते हैं, उनके बीच जाते हैं, संघर्ष करते हैं, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को फायदा हो सकता है। ये जो मायावती का कहना है कि वो जातिवादी बयान है, मुझे लगता है कि अब
लोगों पर उसका असर नहीं हो रहा है, क्योंकि ठीक है रविकांत जी, इस मैं बात को लौटूंगा एक बार दलित फिर से समाज आपके भी पास। समझ चुका है कि मायावती त्रिपाठी जी आपके पास मैं फिलहाल कंप्रोमाइज आना कर चाहूंगी। चुकी है या डरी हुई ठीक है त्रिपाठी जी, रविकांत जी ने तमाम चीजें साफ कर दी है और श्रेय दिया है कांग्रेस को कहीं ना कहीं कि कांग्रेस ने दलितों के उत्थान के लिए काफी अच्छे कार्य किए हैं, लेकिन मायावती ने जिस तरीके से आज बातें कही उसके उनके आरोपों पर क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है जिस तरह से ये 2022 का इलेक्शन था और मायावती जी ने जिस तरह से यह इलेक्शन लड़ा, हालांकि उन्होंने चुनाव ही नहीं लड़ा, एक तरह से उनका पूरा पूरा सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी की तरफ था, क्योंकि कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई से वोट डरती। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी या प्रियंका गांधी को ले लिए, राहुल गांधी को ले लिए, हमेशा दलितों की आवाज बनकर अगर लड़ने का काम किया। आपने देखा रहा होगा जब हाथरस का मामला हुआ, हाथरस की पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए कौन सड़क पर उतरा था? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपने सारे सांसदों समेत सड़क पर उतर गए थे और वहां पर लाठीचार्ज भी हुई थी। योगी आदित्य जी ने उनको रोकने का काम भी किया था, लेकिन उसके बावजूद अगर दलित उत्थान के लिए कोई लड़ा तो कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ी। और आगे भी जैसा कि आपने देखा कि अभी के राजू जी की बुक रिलीज थी कल, उसी पे विषय पे सब जगह चर्चा हुई, मायावती जी का भी नाम उन्होंने लिया। तो कहीं ना कहीं हमें चिंता है, हमने इस देश को बनाया है और हमने इस देश के लिए तमाम काम किए हैं और आगे भी हम करना चाहते हैं। अभी जिस हिसाब से, जिस गति से देश चल रहा था, कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमी आई है, वो गति कमजोर पड़ी है। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी अगर फिर मौका पाएगी तो जरूर दलित उत्थान के लिए काम करेगी और दलितों का उत्थान अगर कहीं है तो कांग्रेस पार्टी में ही। ठीक है, इंदुकांत दीक्षित जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। त्रिपाठी साहब कह रहे हैं कि अगर दलितों का कहीं उत्थान है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी में है, लेकिन अगर तमाम पार्टियों की बात करें, क्षेत्रीय पार्टियों को मिलाकर, तो क्या लगता है आपको दलितों के उत्थान में, हालांकि अभी तक पूरे तरीके से सशक्त नहीं हो पाया है दलित अभी भी हमारे भारत का, लेकिन अभी तक जितना काम हुआ, आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी को सबसे ज्यादा श्रेय जाता है? सबसे पहले सभी को आज भगवान राम के जन्मदिन की, रामनवमी की शुभकामनाएं। मैं कहना चाहता हूं कि जो दावा कांग्रेस के प्रवक्ता ने अभी किया कि आज़ादी हमने दिलाई और जितना भी देश के लिए काम किया, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, वो उनकी पार्टी ने किया। अगर इसमें पूरी तरह से सच्चाई होती तो आज़ादी के 75 वर्षों बाद आज भी दलित के रूप में पहचान उनकी हो, ये दलित है, ये समाज में पिछड़े हैं, दबे कुचले हैं, शायद ऐसी स्थिति नहीं होती। बिल्कुल। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि जो अभी वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं और वो लांछन लगाते हैं एक तरह से कांग्रेस पार्टी के शासन पे, कि गरीबी हटाओ एक नारा हुआ करता था देश में, लगातार हर चुनाव से, एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में दलितों का विकास एक नारा हुआ करता था। इसी तरह से अल्पसंख्यकों के साथ आप देखिए, ये कई बार आंकड़े आए हैं। प्रोफेसर रविकांत जी चूंकि आंकड़ों की बात बहुत से कर रहे हैं तो वो ज्यादा बेहतर शायद बताएंगे कि आजादी के समय हमारे देश का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो जितने भी सेंट्रल क्लास 1 क्लास 2 की जॉब्स थे, इसमें जो प्रोपोर्शन हुआ करता था अल्पसंख्यकों का, खासतौर से मुस्लिमों का, वो आज पहले क्या था और आज क्या है। ये स्थितियां जो ऐसी बनी, ये किन नीतियों के चलते बनी? आज भी हमारे गरीब जो गांव के लोग हैं वो अंग्रेजी में पढ़ने के लिए मजबूर होते हैं। इसका सबसे अधिक इम्पैक्ट किस पर पड़ता है? भाषा का। देखिए, जो हमारे आपके मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, टाटा बिल्डर हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज भेज देते हैं, लेकिन जो एक गरीब किसान का बच्चा है, जो दलित का बच्चा है, उसको आप अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने के लिए कई बार न चाहते वो मजबूर करते हैं, तो वो जिस कंपटीशन में आना होता है उसमें भी नहीं आ पाता है। मुस्कान जी, मैं गांव के बैकग्राउंड का हूँ। मैंने देखा है कि जब बच्चे 9-10 में पढ़ते हुए पहुंचते हैं, खासतौर से यूपी बोर्ड में, बिहार बोर्ड में, उनको टीचर साफ साफ कह देता है कि देखिए, अब साइंस पढ़ना है तो आपको अंग्रेजी में आना पड़ेगा। आप देखें कि आखिरकार जापान में जैपनीज में साइंस पढ़ाई जाती है, सॉफ्टवेयर पढ़ाया जाता है, वो क्या दुनिया में पिछड़ गया? इसके कारण एक आप अपने आप में एक बच्चे में इतनी मनो विकृति पैदा हो जाती है कि हमारी जो मातृभाषा है, उस भाषा में जिसमें मेरी समझ है, जिसमें मैं सोचता हूँ, उसमें नहीं पढ़ सकता हूँ। तो वो बेचारा साइंस पढ़ने के बजाय अंग्रेजी पढ़ने लगता है, जिसका उसके घर में कोई माहौल नहीं होता है। तो ये नीतिगत
जो दिक्कतें थी, कठिनाइयां थी, किसकी क्रिएट की हुई हैं? आखिर चीन ने 1950 के दशक में कहा कि पूरा देश उनका, इतना बड़ा देश, मैंडरिन में बात करेगा, तो नहीं कर रहा है। तो ये जो नीतिगत स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स आए देश में आजादी के बाद, ये किसके कारण है? और इसका सबसे अधिक भुगतान किसको करना पड़ता है? जो साधन विहीन होता है। तो साधन विहीन लोगों को आगे लाने की अगर नीति होती, या उसको समान स्तर पे सबसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कम्पीट कर सके, इसकी स्थिति बनी होती। केवल जॉब, जैसा कहा प्रोफेसर रविकांत जी ने, अच्छा कहा कि उनके विकास का अर्थ सिर्फ आरक्षण नहीं है। आज आरक्षण की क्या स्थिति बन गई? देश में एक माहौल बन गया कि जो वर्ग के लोग जितने परसेंट आबादी में हैं, उनको उतना पद दे दो। ये कोई बात हुई देश के विकास के लिए? जितने प्रतिशत मुस्लिम है उतना मुस्लिम डॉक्टर्स बना दो, जितने प्रतिशत ईसाई है उतने ईसाई डॉक्टर बना दो, जितने प्रतिशत ब्राह्मण है उतने ब्राह्मणों को पद दे दो। अगर इस तरह से देश समाज चलता तो जो विकास किया है अमेरिका ने, जो विकास किया यूरोपियन कंट्रीज ने, जो विकास किया जापान ने, इवन चीन ने आज किया है, किस तरह से किसी देश ने विकास शायद किया होगा। ज्यादा बेहतर और होगी बताएंगे। अगर हम हैं गलत तो इसको करेक्ट, आई विल लाइक टू बी करेक्टेड। लेकिन जो अब मैं मूल बात कहता हूं, जो राहुल गांधी जी ने बात की, देखिए मैं इसको बहुत इमेच्योर पॉलिटिक्स मानता हूं। पूरी कांग्रेस की रणनीति थी पिछले जब 5 राज्यों के चुनाव हुए कि वो पंजाब में अपना नेतृत्व कर्ता घोषित नहीं करेंगे। वो जाते हैं चुनाव के ईद पे कह देते हैं कि अगर आप आग्रह करेंगे तो मैं आज शाम तक या कल घोषणा कर दूंगा कि कौन लीड करेगा। पहले तो उन्होंने एक जमे जमाए अपने ही नेता को बाहर किया, सिद्धू को, जो भाजपा से आयातित थे, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। उसके बाद इस जन की इमेच्योर पॉलिटिकल एक्ट कि आपने चुनाव के ईद पे, जो पार्टी की रणनीति में नहीं था, जहां तक मैं मानता हूं, और जाके आपने कहा कि अगर आप आग्रह करें जनता के बीच में तो हम घोषित कर देंगे। अब आपने चन्नी साहब को घोषित कर दिया, सिद्धू जी बड़े अरमान पाल के रखे थे। अब आपस में जो सिर कटौवल हुआ उसका रिजल्ट आपके सामने है कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात भाजपा करती थी, आपको आपने पंजाब से मुक्त कर दिया। तो आप ये देखें कि आपकी अपनी पार्टी के शासन सिर्फ 2 राज्यों में बचे, और आज जो हालात है राजस्थान में, हमें नहीं लगता है कि आगे क्या रिजल्ट होगा, कैसे होगा, और कांग्रेस को जीत के कितने चांसेस है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आपने क्या, आपकी रणनीति थी कि केजरीवाल को अपने कंधे पे बैठा के घुमाया जगह जगह, और वही केजरीवाल आपको पंजाब से बाहर कर दिए। अब हम देख रहे हैं कि हिमाचल में भी कुछ वैसी स्थिति बनती दिख रही है, जहां पे सीधे भाजपा वर्सेस कांग्रेस हुआ करता था। तो ये बहुत चिंता की बात है कि आपकी रणनीति क्या है। और आप देखें 2009 का इलेक्शन हमने यूपी में पूरा कवर किया था मुस्कान जी, उसमें यही राहुल गांधी जी थे जिन्होंने तय किया था कि कांग्रेस एकला चल करके, एकला चलो के सिद्धांत पर पूरे प्रदेश में वापस अपना नेटवर्क क्रिएट करेगी, अपना कैडर क्रिएट करेगी, जिससे आगे वो अपने बलबूते पर पावर में आए। न सिर्फ उत्तर प्रदेश से केंद्र की राजनीति में भी फिर से सशक्त होगी। लेकिन क्या हुआ 2009 में लोकसभा चुनाव में? कुछ बेहतर किया, उन्होंने संगठनात्मक चीजें बनाई अपनी, लेकिन आगे अपनी रणनीति चुनाव दर चुनाव बदलते गए। 2017 में वो सपा के साथ चले गए, यूपी को ये 7 पसंद है। उसके बाद अब वो चुनाव के बाद कहते हैं कि जी हम तो मायावती से करना चाहते थे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसका आखिरकार कांग्रेस को क्या लाभ होगा? रणनीति बहुत सी चीजें मैं देखता हूँ कि राहुल गांधी सही भी कहते हैं, लेकिन रणनीति क्या कहती है, राजनीति क्या कहती है, इसका उन्हें समझ नहीं है, या वो एक अलग तरह की राजनीति करना चाहते हैं। इसमें उनकी पार्टी का नुकसान होगा या भला होगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि उनके बहुत सारे कदम बहुत इमेच्योर है। एक अंतिम बात कह के मैं बात खत्म करूंगा। आप देखें उत्तर प्रदेश में एकदम साफ तस्वीर थी, और चुनाव के 6 महीने 8 महीने पहले से साफ थी कि या तो सपा पावर में आएगी या फिर भाजपा यहाँ वापस पावर में आएगी। ऐसी स्थिति में जब आप किसान आंदोलन के साथ खड़े थे, तमाम चीजों में थे, और ये मैं मानता हूं कि जो जमीन पे लड़ाई कई मुद्दों पे हुई वो कांग्रेस सबसे आगे थी। और लेकिन आपने रणनीतिक तैयारी के तौर पर, जब आप 2017 में जा सकते थे सपा के साथ, आप बेशक 50 सीट लेकर के, 70 सीट लेकर के, अगर थोड़ी दिमानी से इस बार सपा के साथ अलायंस किए होते तो निश्चित तौर पर इस बार सपा और कांग्रेस के अलायंस की सरकार बनी होती, इससे कोई डाउट नहीं किसी को। और आप बसपा से अलायंस की बात करें, वो भी चुनाव के बाद, तो आपकी रणनीति या आपकी
सत्ता में रहने की या सत्ता की लड़ाई लड़ने की आपकी जो इच्छा शक्ति है उस पर बड़ा सवालिया निशान लगता है। जी ठीक है, चलिए मैं एक बार फिर से लौटूंगी दीक्षित साहब आपके पास। प्रोफेसर रविकांत जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। दलित आज के समय में जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, आज के समय में दलित जो है वो सिर्फ एक वोट बैंक बनकर रह गया है। ये कहना गलत नहीं होगा अभी कभी भी, क्योंकि जिस तरीके से 2024 के इलेक्शन नजदीक है, लोकसभा के इलेक्शन, और उसी को लेकर कांग्रेस ये बातें कह रही है और मायावती ने भी यही बातें कही दलितों को लेकर। बिल्कुल निश्चित रूप से, और मैं अपने पहले वाले बातचीत में भी वही कह रहा था कि अब चूंकि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की राजनीति पृष्ठभूमि में जा रही है, तो जो 21.25% दलित वोट है वो किसके साथ जाएगा, ये सारी जद्दोजहद उसी के लिए है। और ये इस बात को साबित करता है कि दलित इस समय राजनीति के एजेंडे पर नहीं है, बल्कि वो सिर्फ एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल हो रहा है, और वो किसके पाले में जाएगा उसकी बात। अब चाहे आप राहुल गांधी की बात को ले लें या मायावती जो बात कह रही है या नरेंद्र मोदी की पूरी राजनीति को ले लें, एजेंडे पर नहीं है। मसलन जो दलितों का उत्पीड़न हुआ पिछले अगर 7-8 साल में ही देख लें, हाथरस जैसा बड़ा घटना अगर आप देख लें, तो दलितों को न्याय मिलते हुए कतई नहीं देख। बिल्कुल, मैं माफी के साथ रोकना चाहूंगी आपको रविकांत जी, एक बार फिर से लौटूंगी मैं आपके पास, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो जिस तरीके से राहुल गांधी और मायावती के बीच जुबान जंग चल रही है, उसी पर चर्चा हम कर रहे हैं। एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। रविकांत जी, आप अपनी बात पूरी करें। जी, तो मैं जिस बात को कह रहा था कि पिछले अगर नरेंद्र मोदी सरकार के रिजीम को देखिए, तो लेटरल एंट्री के द्वारा पूरा आईएएस में दलित, पिछड़े और यहाँ तक कि जो खेत में जो किसान है, जो मजदूर है, वो सवर्ण तबका, उसके लिए भी साफ रास्ते बंद किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ सरकारी नौकरियां खत्म की जा रही है लगभग, तो जो रिजर्वेशन है उसको पूरी तरीके से खत्म करने की तैयारी चल रही है अघोषित रूप से। तो ये दलितों का एजेंडा हो सकता था। उनके पढ़ाई लिखाई और नौकरियों के अलावा आप केवल टोकनिज्म दे करके, बाबा साहब की मूर्ति लगा करके और उनके चित्र पर माला चढ़ा करके या उनकी जयंती पर आयोजन करके दलितों का उत्थान और सशक्तिकरण नहीं कर सकते, जब उनके सम्मान और स्वाभिमान को लगातार कुचला जा रहा है। ऐसे में दलित केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल हो रहा है, और इसी के लिए सारी जद्दोजहद चल रही है कि जो बीएसपी का वोट है जो खिसक रहा है, वो अब किसके पाले में जाएगा। राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं, मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी ईमानदारी से काम करती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का एक जो जनाधार होता था उसमें दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण हुआ करते। उत्तर प्रदेश में अगर कोई अच्छा परफॉर्मेंस कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई है, तो उसकी बहुत बड़ी वजह है उसका संगठन है, और साथ ही साथ कोई एक जनाधार नहीं है उसके पास। आज मुस्लिम सपा के साथ चला गया है, ब्राह्मण है वो बीजेपी के साथ है, और दलित तबका तो बीएसपी के साथ चला गया था। लेकिन दलित आज चूंकि बिल्कुल ऐसे समय में है कि जहां वो एक राजनीतिक पार्टी की तरफ देख रहा है, और कांग्रेस पार्टी अगर मजबूती के साथ, ईमानदारी के साथ ये प्रयास करती है, तो वो लौट सकता है। और इसलिए लौट सकता है कि कांग्रेस अभी तक भारत में 8 दलित मुख्यमंत्री हुए, जिसमें से 5 मुख्यमंत्री दलित कांग्रेस पार्टी ने दिए। गृह मंत्री से लेकर के बहुत लंबी फहरिस्त है, और एक भरोसा भी रहा है दलितों को कांग्रेस पार्टी पर। वो बात अलग है कि जो सेकंड लाइन है कांग्रेस पार्टी की, वो उसमें और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन गांधी परिवार पर एक उम्मीद रही है दलित को कि वो शायद उनके साथ न्याय करेंगे।
इसलिए मुझे लगता है कि अगर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी थोड़ा मेहनत करते हैं, दलितों के एजेंडे पर बात करते हैं, संघर्ष करते हैं, उनके मुद्दों पर खड़े होते हैं, सरकारी नौकरियों की बात करते हैं, रिजर्वेशन की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो उनके साथ लौट करके आएगा। ये बात दूसरा साफ ये कि है रिजर्वेशन की रविकांत जो जी, भी बात ये बात साफ है कि जी जो दलित है वो कांग्रेस की तरफ इस समय देख रहा है, लेकिन कई बार ऐसी चीजें सामने आती है, ऐसी तस्वीरें सामने आती है जिससे कहीं ना कहीं जो दलित वर्ग है उसका तमाम पार्टियों से विश्वास उठ जाता है। आप देखिए राजस्थान की घटना है कुछ समय पहले की, और सिर्फ राजस्थान की मैं बात नहीं कर रही हूँ, पूरे देश भर से ऐसी घटनाएं सामने आती है जब दलितों को मूछें रखने तक की इजाजत नहीं होती, उनको अगर वो अपने मूछों को ताव देते हैं तो उनको मार दिया जाता है। इस तरीके की घटनाएं आज के समय में भी हो रही है। आजादी से हम इतना लंबा सफर तय करके आ चुके हैं, लेकिन दलित आज भी उसी तरीके की जिंदगी जी रहा है। मुस्कान जी, ये चीजें, ये घटनाएं इधर बढ़ी हैं क्योंकि जो हिंदुत्व की लहर चल रही है वो हिंदुत्व की लहर में सीधे तौर पर जो व्यवस्था आंतरिक तौर पर बननी है उसमें ये है कि जो सवर्ण तबका है उसका वो उसी वर्चस्वशाली स्थिति में रहना चाहता है। तो ये जो एस्पिरेशन पैदा की है भारतीय जनता पार्टी ने, खास करके वर्चस्वशाली अगली जातियों में, और अगर आज दलित कोई अच्छे कपड़े पहन करके या मूछें रख करके सामने दिखाई देता है या वो घोड़ी पर बैठ करके बारात निकालना चाहता है, तो जो दबंग हैं वो उनको हताहत करते हैं, उनको अपमानित करते हैं। और मैं इसी बात को कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने पूरे तरीके से ईमानदारी से दलितों के सशक्तिकरण के लिए काम नहीं किया है, और वही वजह था कि यहाँ बीएसपी निकल करके आती है। अगर आज इस समय राहुल गांधी कई मुद्दों पर खड़े हुए हैं, लेकिन इस समय वो विपक्ष की भूमिका में है। अब अगर वो संघर्ष करते हैं तो निश्चित रूप से जो दलित है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ जा सकता है। लेकिन अगर केवल वो हवा में बात करते रहेंगे और मायावती पर आरोप लगाते रहेंगे तो मुझे लगता है कि उससे फायदा नहीं होगा। फायदा होगा कि जब आप उस समाज के साथ खड़े हों, उनके उत्पीड़न के खिलाफ खड़े हों, उनके उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के जो नीतियां हैं उन नीतियों को बनाने के लिए खड़े हों, तो मुझे लगता है कि दलित कांग्रेस पार्टी की तरफ लौट सकता है। ठीक है। हाँ, हालांकि जो रिजर्वेशन का सवाल है उसको मिस इंटरप्रिटेशन उसका किया जाता है कि साहब वो जाति के आधार पर नहीं हो सकता है। लेकिन आप जो अमेरिका का उदाहरण दे रहे थे, अमेरिका में ही आप देखिए अफर्मेटिव एक्शन है वहां, और ब्लैक पीपल्स को वहां ज्यादा तवज्जो दी गई है, और उन्होंने अपने पोटेंशियल का इस्तेमाल करके उस देश के डेवलपमेंट में अपना पूरा योगदान दिया है। तो आज हाशिए पर खड़े हुए वो समुदाय, चाहे आदिवासी हो, दलित हो या अति पिछड़ी जातियां हो, पसमानदा मुस्लिम हो, अगर उनको मौका मिलेगा, और वो मौके मिलेगा मतलब ये मैं कह रहा हूं कि वो उस स्थिति में नहीं है कि जो अंग्रेजी मीडियम से पढ़ लिख करके चले आए और वो कंपटीशन कर सके। कंपटीशन में लाने के लिए आपको सहूलियत देनी पड़ेगी, लेकिन जब वो परफॉर्म कर रहे हैं उस समय आप देख सकते हैं कि जब मसलन रेलवे है, रेलवे में रिजर्वेशन लागू था पूरे तौर पर, और इस रिजीम के पहले तक जो रेलवे है वो फायदे में रहता था। तो साहब उसमें तो रिजर्व कैटेगरी के लोग काम कर रहे हैं, वो फायदे में क्यों है? तो ये आरोप लगाना मुझे लगता है कि वो शायद वो थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। दूसरा, हिंदी की भी बात आई तो ये बहुलवादी देश है, इसमें आप मुझे लगता है कि दिलीप मंडल ने एक बड़ा अच्छा ट्वीट किया है कि इस देश के ब्राह्मण और बनिया लोग अगर अपने बच्चों को हिंदी पढ़ाने लगेंगे तो इस देश के सारे लोग पढ़ाने लगेंगे। तो ये नहीं चल सकता है कि जो कॉन्वेंट स्कूल है उसमें जो वर्चस्वशाली तबका है वो अपने बच्चों को पढ़ाए और गरीब बच्चों को छोड़ दे हिंदी पढ़ाने के लिए। अभी नॉर्थ ईस्ट में भी हिंदी को अनिवार्य करने की कोशिश हो रही है और वहां पर लोगों ने विरोध किया है। तो ये बहुलवादी देश है, और इसलिए संविधान सभा में जब राजभाषा को लेकर के चर्चा हुई थी तो निश्चित रूप से हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था, लेकिन राष्ट्रभाषा के सवाल पर चुप्पी साध ली गई थी, क्योंकि हिंदी इस देश की राष्ट्रभाषा नहीं है। इस देश की कई राष्ट्रभाषाएं हैं जो 8वीं अनुसूची में शामिल है, और इसीलिए उन तमाम भाषाओं में जो प्रतियोगी हैं उनको परीक्षा देने का अधिकार है। इसलिए इस देश में जहां दक्षिण भारत में तमाम भाषाएं बोली जाती हैं, नॉर्थ ईस्ट में और उत्तर भारत में, तो मुझे लगता है कि ये अन्याय ठीक नहीं है। अगर आप हिंदी थोपने की कोशिश करेंगे तो दिक्कत होगी। बंगाल से भी आंदोलन खड़ा हो सकता है, दक्षिण से भी और नॉर्थ ईस्ट से भी। बजाय इसके जो चाहे अंग्रेजी मीडियम के अगर स्कूल बना रहे हैं आप,
तो सुविधा आपको उतनी ही देनी पड़ेगी जो बच्चोशाली तबका अपने बच्चों को दे रहा है। लेकिन ये देने में आप नाकामयाब है, इसलिए आप हिंदी थोपने की कोशिश कर रहे हैं और ये जो परसेप्शन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं वो जो हिंदुत्व है, जो हिंदू नेशनलिज्म है, उसकी तरफ जाता है और उससे देश में बिखराव आ सकता है। ठीक है प्रोफेसर संविधान सभा में सबसे लंबी बहस इसी सवाल पर हुई है और सारे लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि हम 15 साल तक इंतजार करेंगे और उसके बाद जब सारे राज्य स्वीकार करेंगे तब हम हिंदी लागू करेंगे। और हम लोग जानते हैं कि 63 तक आते आते आंदोलन खड़े हो गए थे और जवाहरलाल नेहरू को बाकायदा लिखना पड़ा था, अमेंडमेंट करना पड़ा था कि जब तक सारे राज्यों की स्वीकृति नहीं होगी हम राजभाषा के रूप में हिंदी को नहीं लागू करेंगे। तो इस देश में जो लोकतंत्र है वो एक तरह से सर्वसमावेशी है, तो उसमें आप हिंदी को बढ़ाने का प्रयास करें, हिंदी की उन्नति के लिए काम करें, दक्षिण भारत में करें। और जो उत्तर भारत के लोग हैं, देखिए दिक्कत क्या हुई है कि उत्तर भारत में जो तीसरी भाषा है उसको नहीं पढ़ा गया है। हमने तमिल क्यों नहीं पढ़ी, हमने तेलुगु क्यों नहीं पढ़ी, हम बांग्ला क्यों नहीं सीखे? तो ये जो दिक्कत है, हमें भी एक भाषा सीखनी चाहिए थी जो गैर हिंदी क्षेत्र की होती। अगर ये हमने किया होता तो दक्षिण के और पूर्वोत्तर के लोगों ने हिंदी को स्वीकार किया होता। ये गलती हमसे हुई है, हिंदी भाषियों से हुई है, उसको स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। तो इस डिस्कोर्स के बजाय सरकार अगर ईमानदारी से काम करे तो मुझे लगता है कि ज्यादा हिंदी का भी उत्थान होगा और लोग उसको स्वीकार भी करें। ठीक है, त्रिपाठी जी आपके पास फिलहाल मैं आना चाहूंगी। जिस तरीके से रविकांत जी ने कहा, मेरा सवाल उनसे था वही सवाल आपसे भी, क्योंकि कांग्रेस जो है वो कहा जाता है कि उत्थान दलितों का, जिस तरीके से रविकांत जी ने भी कहा कि कांग्रेस ने काफी उत्थान किया, कोशिश की, लेकिन वो जो प्रयास थे वो सफल नहीं हो पाए हैं। अब दलित जो है वो सिर्फ वोट बैंक के लिए रह गया है। मानिए चाहे ना मानिए, राहुल गांधी और मायावती दोनों ने दलितों का जिक्र किया। 2024 के इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, सबको पता है, उसकी तैयारियों के मद्देनजर ये जिक्र किया गया है। क्योंकि बेशक आप कहें, लेकिन कई बार ऐसी चीजें होती है, राजस्थान में तो आप ही की सरकार है, वहां से जब इस तरीके की चीजें सामने आती है कि अगर दलित का उत्पीड़न हो रहा है तो उसमें कोई उसको फायदा नहीं पहुंचा पा रहे हैं, कोई उसकी सहायता नहीं हो पा रही है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, कहीं भी अगर राजस्थान में हुआ तो वहां बहुत ही निंदनीय घटना थी और उस पर कार्रवाई भी हुई। और जो सोशल रिफॉर्म है, सोशल रिफॉर्म जहां तक की बात है, तो आपको पता होगा कि 1989 में जिस तरह से शेड्यूल कास्ट प्रोटेक्शन एक्ट आया था और उसके बाद से दलित उत्थान में बहुत तेजी आई, वो कांग्रेस की ही देन थी। चाहे हमने इनके लिए अलग आयोग बनाया हो और अलग आयोग बनाकर विभिन्न योजनाएं हो, चाहे वो शिक्षा के लिए हो, चाहे वो स्वास्थ्य के लिए हो, चाहे वो घर और तमाम उपयोगी चीजों के लिए हो, तो आज जो इनका उत्थान है वो बेसिक है शिक्षा। तो कहीं ना कहीं शिक्षा के लिए कांग्रेस ने बहुत ही अच्छा कदम इनके लिए उठाया था और इनको उसमें तमाम जगह स्कॉलरशिप योजनाएं थी विभिन्न जगहों पे, एसटी के लिए, एसटी के लिए। और अभी आपने देखा होगा कि हमारी सरकार ने एसटीओ के लिए सोशल रिफॉर्म लाने के लिए, जैसे एक सामाजिक रिफॉर्म होना चाहिए और लोगों को भी भेदभाव से दूर रहकर और उस पर चिंतन करना चाहिए। उसके लिए अभी देखिए जगह जगह चिंतन शिविर का आयोजन हुआ जिसमें लोकल लोगों को इन्वॉल्व किया गया, चाहे वो राजस्थान की सरकार रही हो, उन्होंने करवाया, चाहे वो पंजाब की सरकार रही हो, छत्तीसगढ़ की सरकार रही हो। और अभी रविकांत जी ने बताया कि 8 दलित मुख्यमंत्रियों में से 5 दलित मुख्यमंत्री कांग्रेस ने देने का काम किया। तो कहीं ना कहीं उनके उत्थान के लिए ही हमने काम किया। और जब पंजाब में हमने चन्नी जी को सीएम बनाया तो कहीं ना कहीं मायावती जी ने भी कहा था कि वोट बैंक के नाते कांग्रेस ने ऐसा किया, लेकिन ऐसा नहीं है। कांग्रेस हमेशा से पीड़ितों के, पिछड़ों के, दलितों के आरक्षण के लिए, आप ये बातें कहते हैं त्रिपाठी जी कि आपने दलितों के लिए ये किया, वो किया, ठीक है, आपने 5 मुख्यमंत्री भी दिए, बहुत अच्छी बात है, आपने उत्थान करने की कोशिश की। लेकिन आज के समय में दलितों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, तो अगर उनको शिक्षित किया जाए तो वो और अच्छे तरीके से अपने जीवन यापन कर सकते हैं। क्या ये मुद्दा उनकी शिक्षा के लिए कभी आपने सदन में उठाया? कांग्रेस ने लोकसभा या राज्यसभा में क्या कभी यह मुद्दा उठाया गया? पेगासस का मुद्दा आप उठाते, तरह तरह के मुद्दे उठाते हैं आप, महंगाई के मुद्दे उठाते हैं, लेकिन जब आप कहते हैं कि आप कांग्रेस जो है वो दलितों का उत्थान करना चाहती है, तो क्यों ऐसे मुद्दे जो है वो कहीं ना कहीं विहीन हो जाते हैं सदन से? क्यों नहीं सदन में देखने को मिलते ऐसे मुद्दे जिन पर चर्चा हो सके, बहस हो सके? लिटरेसी के लिए जो जहां तक मामला है, मैं आपको बताऊं कि
देश आजाद हुआ था उस समय दलित लिटरेसी का रेट था 3.2। एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करते हैं। मैं आपके पास आना चाहूंगी त्रिपाठी जी, आप अपनी बात पूरी करें। त्रिपाठी जी, आवाज मिल पा रही है आपको? मैं कह रहा हूँ कि जब देश आजाद हुआ था जी। उस समय दलित का जो शिक्षा का रेट था वो 3.2 और आज कहीं ना कहीं ये जो शिक्षा का रेट है वो 40 पॉइंट समथिंग। हालांकि ये उस हिसाब से ग्रोथ नहीं किया जितना इसको कर लेना चाहिए था। वहीं आज सवर्ण बिरादरियों का ये आप जब जाएंगे तो 70+ में है। तो कहीं ना कहीं उन्नति तो हुई ही है, कहीं ना कहीं लोग शिक्षित हुए हैं, लेकिन अभी जो जानकारी बेसिक शिक्षा जो है उनको प्राप्त होनी चाहिए उसमें कहीं ना कहीं लैग कर रहा है। और हमारी गवर्नमेंट ने हमेशा से पहला जो प्राथमिकता दी है वो दलित के शिक्षा और स्वास्थ्य पे दी है। कहीं ना कहीं कुपोषण का शिकार अगर कोई होता है तो ज्यादातर दलित वर्ग होता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गरीब में भी आता है और शिक्षित नहीं है। उस वजह से तमाम जो सरकारी योजनाएं हैं उसका भी उसको लाभ नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए अगर गवर्नमेंट सोच समझकर कोई योजना नहीं बनाएगी तो उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। आपने देखा कि जिस तरह से हमारी सरकार जहां भी रही हो वहां पर दलित उत्थान के लिए तमाम जो भी कल्याणकारी योजना होती है उसका प्रचार प्रसार व्यापक रूप से किया जाता है। बाकी चीजों का प्रचार उतना नहीं होता जितना दलित से रिलेटेड, क्योंकि हम जानते हैं, हम इस बात की गंभीरता को समझते हैं कि कहीं ना कहीं लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन के वजह से इनको दिक्कत होती है और समाज में कहीं ना कहीं पिछड़ते जा रहे थे। तो इनके उत्थान के लिए सदैव हमने चिंता की और आगे भी इनके उत्थान के लिए हम काम करेंगे। और जिस तरह से राहुल जी ने कहा है, बिल्कुल हम हमेशा से, चाहे वो प्रियंका गांधी हो चाहे वो राहुल गांधी, हमारा कोई भी शीर्ष नेतृत्व हो, वो दलित को लेके हमेशा चिंतित रहा है, क्योंकि ये समाज में तभी सुधार आ सकता है जब दलित, मुसलमान, ये सब जो पीछे हैं, जो पिछड़ी बिरादरियां, ये सब शिक्षित हो जाएं। एक बार जब शिक्षा का स्तर सबको बराबर मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं ये देश और भी तेजी से विकास करेगा। जिस स्तर पर आज इसका विकास चल रहा है इससे कहीं ना कहीं दुगनी तिगुनी तेजी से विकास होगा और बिल्कुल हिंदुस्तान के विकास के लिए दलित उत्थान बहुत ही जरूरी है। ठीक है, इसके लिए हम कर्तव्यबद्ध। त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि एक समय था जब 3% शिक्षित जो थे वो प्रतिशत था दलितों का, लेकिन आज 41 के करीब हो गया है। इतने लंबे समय में 75 साल करीब होने को है आजादी को, इतने समय में ये जो प्रतिशत बढ़ा, क्या वाकई वाजिब है और क्या इतना ही बढ़ना चाहिए था? आपको क्या लगता है, मतलब क्या सही तरीके से विकास हो पाया दलितों का? ये सवाल हमसे है मुस्कान जी। जी दीक्षित जी। जी मुस्कान जी, देखिए मैं जो पहले बात कह रहा था उसी को आगे बढ़ाऊंगा कि जो आदित्य त्रिपाठी जी ने दावा किया है कि इतना कुछ, वो खुद देखिए बड़े संकोच से करें, कुछ न कुछ तो विकास हुआ है। मतलब देखिए ये खुद कांग्रेस को ये कहीं न कहीं से हमें मानना मेरा है कि अपराध बोध भी है कि जितना वो कर सकते थे, जिस तरह से उनको ला करके सारे समाज के वर्गों को एक बराबर के पायदान पे खड़ा कर सकते थे, वो नहीं कर सके। देखिए इतिहास में कभी किसी देश के पुनर्निर्माण का अवसर सबसे पहले जिसको मिलता है वो सबसे महत्वपूर्ण क्षण होता है, काल होता है किसी देश, किसी राष्ट्र के लिए। और उस जगह पर जब उनको मौका मिला तो जिस तरह से उनको देश को आगे ले जाना चाहिए था, जो रणनीति शुरुआत में, देखिए ये किसान प्रधान देश था, गरीबों का देश था, जो रणनीति बनानी चाहिए थी, हमें ऐसा लगता है, ठीक है उस जगह पे मैं नहीं था, हम तो इन चीजों को उस समय के परिदृश्य को देख के समझ कर अपनी बात रख सकते हैं। उन्होंने वो जो उपाय करने चाहिए, जो इनिशिएटिव लेने चाहिए, नहीं ले पाए। मैं उदाहरण दूंगा, अभी जो अपने प्रोफेसर रविकांत जी कह रहे थे, देखिए मैं उनसे ही खुद पूछना चाहूंगा कि जब दलितों को या आदिवासियों को या पिछड़ों को जब समाज में आरक्षण की सुविधा दी गई, तो आप देखेंगे, मैं आईएएस में देखता हूँ, आईपीएस में देखता हूँ, एक वर्ग है राजस्थान का मीणा, एसटी वर्ग में आप देखेंगे मैक्सिमम लाभार्थी कोई है तो मीणा वर्ग है, आपको हर जगह आईएएस आईपीएस मीणा मिल जाएंगे। लेकिन बाकी जो संवर्ग हैं वो छूट गए। कैसे छूट गए? और जो मीणा वर्ग में आईपीएस और आईएएस हो गए हैं, आज उनके बच्चे भी आईएएस आईपीएस में उस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। क्या ये नहीं होना चाहिए था कि जो आईएएस आईपीएस हो गया और इस देश में सबसे बड़ा क्लास इस ढंग का जो सुविधा भोगी है, जिसके पास सारे संसाधन है, वो आईएएस आईपीएस हैं, लेकिन उन लोगों ने अपने बच्चों को भी उसी सुविधा का फायदा उठा करके उस आईएएस आईपीएस के बच्चे ही होते गए आईएएस आईपीएस।
उन्होंने भी नहीं त्यागा। मैं प्रोफेसर रविकांत जी से पूछना चाहूंगा, क्या उन्होंने अपने यहाँ इसकी शुरुआत कराई? हमने कई जगह पे लोगों से डिबेट में पूछा, सेंट जेवियर्स कॉलेज में, बाकी जगहों पे कुछ बच्चों ने आगे की कहा कि हमारे पिताजी डॉक्टर हैं, इसलिए हमने कह दिया है कि हम आरक्षण का लाभ अब नहीं लेंगे, हमारे वर्ग में दूसरे लोगों को मिलना चाहिए जिनको कोई मौका नहीं मिला। आप बताएं, कांग्रेस में बाबू जगजीवन राम की बेटी मीरा कुमार को एक सुरक्षित क्षेत्र से चुनाव लड़ना पड़ता है, ये कौन सी राजनीति है? इसमें आप दलित का विकास कैसे करेंगे? तो देखिए, ये कुछ मामले हैं, कुछ मसले हैं जिनको मैं उठाना चाहता हूँ। इन पे कभी ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि कहीं न कहीं हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति पर जोर दिया कांग्रेस ने, और यही परिणाम है कि देखिए 2014 के इलेक्शन के बाद कांग्रेस की एक इंटरनल कमेटी बनी थी, उसने रिपोर्ट दिया कि कांग्रेस के बारे में छवि बन गई देश में कि ये मुसलमानों की पार्टी है, उसको कुछ ऐसा करना चाहिए कि लगे कि वो समग्र देश की पार्टी है। लेकिन वो रिपोर्ट आई, रिपोर्ट पे एक्शन क्या हुआ? उन्होंने अपने छवि को बदलने के लिए देश के सभी वर्गों के लिए, समाज के सभी वर्गों के लिए काम करने के लिए क्या किया? फिर एक मुद्दा और मैं कहना चाहूंगा मुस्कान जी, जिसपे प्रोफेसर रविकांत जी ने अपनी बातें रखी थी। जल्दी से मैंने कहीं ये नहीं कहा कि हिंदी थोप देना, जवाब भी मैं उनसे लेना चाहूंगी। बस एक लाइन, हिंदी थोप देना चाहिए मैंने नहीं कहा। मैंने कहा जो गरीब वर्ग होता है वो मातृभाषा में पढ़ना चाहता है। अगर 8वीं अनुसूची की 14 भाषाएं, जो आज 18 भाषाएं हैं, उनमें सभी को पढ़ने की अगर व्यवस्था 140 करोड़ लोगों के देश में किया जाए तो इसमें क्या बुराई है? लेकिन फोर्स किया जाता है गरीब को, चाहे वो तमिल भाषी हो, चाहे वो उर्दू भाषी हो, चाहे वो हिंदी भाषी हो, चाहे वो बांग्ला भाषी को अंग्रेजी में ही कर सकता है शिक्षा की। ये कौन सी विपत्ति आई हुई है? और ये जो रणनीति बनानी चाहिए थी आजादी के बाद, किसने नहीं बनाया? इस पे विचार होना चाहिए और इसका सुधार होना चाहिए। ठीक है प्रोफेसर रविकांत जी, सवाल आपसे दीक्षित साहब का है, जल्दी से जवाब दे दे, समय की कमी मेरे पास। देखिए, एक तो उन्होंने आरक्षण का इशू उठाया, खास करके मीणा लोगों का। मैं इस बात को मानता हूं कि मीणा लोगों को एसटी का ज्यादा फायदा हुआ है, लेकिन उनके बच्चों ने भी ये फायदा उठाया है। इसको लेकर के कौन सी रिपोर्ट है मुझे नहीं मालूम है। अगर कोई ऐसी स्टडी हुई है तो वो आंकड़े के साथ प्रस्तुत करना चाहिए, वो ज्यादा ऑथेंटिक होगा। लेकिन दलितों में भी इस तरह के आपको मिल, जैसे उत्तर प्रदेश में हो तो जाटव आपको मिलेगा जिसने ज्यादा फायदा दिया है। लेकिन मैं आंकड़े के साथ बताता हूँ, उत्तर प्रदेश में तकरीबन दलितों में 55% जाटव है। आपके 21.5 में से 11% जाटव है, लेकिन सरकारी नौकरियों में वो 65% है, तो थोड़ा उसको ज्यादा मिला है। लेकिन जाति के आंकड़ों के अनुसार देखिएगा तो बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा उसमें अंतर है। हाँ, ये जरूर है कि जो बहुत छोटे पॉकेट की जातियां हैं, मसलन खरवार है या और जो छोटे पॉकेट की जातियां हैं, उनको पढ़ने का भी अवसर नहीं मिला। तो ये सरकार की जिम्मेदारी थी कि जो छोटे समूह की जातियां हैं, जिनकी संख्या कम है, जो बहुत कमजोर है, उनके पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करें और उन्हें आरक्षण के वर्ग में उनको कंपटीशन करने का मौका देते। ये इसके लिए किसने रोका था? और दूसरा, जो रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट है जिसको सरकार लागू करना चाहती थी, मुझे लगता है कि उसको लागू कर देना चाहिए। क्या हर्ज है? तो फिर आप वोट बैंक की राजनीति तो नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं। उनको भी डर लगा हुआ है कि अगर हम ओबीसी को विभाजित करते हैं तो कहीं जो यादव और कुर्मी का झगड़ा है, कहीं कुर्मी हमसे नाराज ना हो जाए। तो दरअसल जो पार्टियां हैं वो तो वोट बैंक की राजनीति करती। मैं ये कह रहा हूं कि एक स्टडी होनी चाहिए कि कितने लोगों को आरक्षण का एक पीढ़ी में, 2 पीढ़ी में लाभ मिला है, और आज उनकी वो हैसियत हो गई है कि साहब बगैर आरक्षण के उनका काम चल सकता है, तो उनको बेशक बाहर हो जाना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्वतः ही आरक्षण का लाभ नहीं ले रहे। खुद आपने उसका उदाहरण दिया, और मुझे लगता है कि आज बहुत सारे लोग हैं ऐसा जो कर रहे हैं। साथ ही साथ में एक चीज और जोड़ूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने एक और मिस इंटरप्रिटेशन किया है इस बीच में कि साहब जो आरक्षित वर्ग से जाएगा वो आपका जनरल में क्वालिफाई नहीं करेगा। जबकि इसके पहले, माने ये 3-4 साल के भीतर हुआ है, इसके पहले ये होता था कि जो आरक्षित वर्ग का प्रतियोगी है, अगर वो अच्छे अंक ला रहा है तो वो सामान्य में पहुंचता था। तो जो नीचे का तबका है जिसे आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, वो स्वतः धीरे धीरे आगे पहुंच सकता था। लेकिन अब आज की तारीख में सरकारी नौकरियां ही खत्म हो रही हैं, तो आरक्षण का सवाल ही कहां बचा। ये सरकार तो बहुत चालाकी के साथ सरकारी नौकरियां ही खत्म कर दे रही है। तो आप चिल्लाते रहिए, लेते रहिए, आप आरक्षण मिलेगा कहां से? लेटरल एंट्री हो रही है। तो ये कोशिश जो है
वो तो सीधे पिछले दरवाजे से आरक्षण को खत्म करने की साजिश। दूसरा, जो मैं हिंदी की बात कर रहा था, हिंदी ठीक है, थोपने का जो रविकांत सवाल जी, है समय वो की वही मेरे पास कोशिश हो कमी रही है। है। ठीक है रविकांत जी, मुझे समय इतनी ही इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से जुबानी जंग लगातार जारी है, इसमें बात सबसे पहले दलितों की उठी है। तो दलितों को कितना इस समय कौन सी पार्टी ने विकास किया, ये समझना अहम है और इसी पर हमने चर्चा की। बात निकल कर यही सामने है कि कांग्रेस ने उत्थान करने की कोशिश की, लेकिन वो जो प्रयास थे वो असफल रहे हैं और पूरे तरीके से उतने प्रयास नहीं किए गए कांग्रेस द्वारा भी और मायावती बीएसपी द्वारा भी कि दलितों का उत्थान उस तरीके से हो सके जितना होना चाहिए था। फिलहाल अब आगे ये इलेक्शन के लिए बात उठी है, देखना होगा कि इलेक्शन में किस तरीके से इस मुद्दे को बनाया जाता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनपी न्यूज़। नमस्कार।